प्रयागराज से पुणे तक और संसद भवन से लेकर जंतर मंतर और संसद मार्ग थाने तक राहुल गांधी ने जो कुछ भी हासिल किया है, दरअसल वो हासिल कुछ और नहीं बल्कि इस देश के मध्य वर्ग का भरोसा है, जिस मध्य वर्ग के भरोसे ने 10-12 सालों के दरमियान अच्छे दिनों की उम्मीदें बरकरार रखी। लेकिन अच्छे दिनों की उम्मीदों के दायरे में जब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूरे भारतीय समाज को 4 जातियों में विभाजित कर वर्गीकृत करते हुए लोगों के सामने नई परिभाषा पेश करने की कोशिश की, तो कहीं ना कहीं उन 4 जातीय समूहों को साफ साफ दिखाई देने लगा कि सत्ता ने उनके लिए काम से ज्यादा कारनामा करने की परिस्थितियों को पैदा किया है। कौन सी वो 4 जातियां थी जिनका जिक्र प्रधानमंत्री कर रहे थे? नौजवान, महिला, किसान और मजदूर। लेकिन नौजवानों के बीच राहुल गांधी जंतर मंतर पर भी थे, तो प्रयागराज में भी थे, और आज महिलाओं के बीच पुणे में भी है, महिला छात्रों के बीच है, लड़कियों के बीच है। तो नौजवानों से लेकर महिलाओं तक की जो समस्याएं हैं, जिस ढंग से इस देश में बेरोजगारी और महंगाई की परिस्थितियां बनी हुई है, चीनी 70 पार जा रही है, प्याज को लेकर आशंकाएं बनी हुई है और बेरोजगारी चरम पर दिखाई दे रही है, उसमें महिलाएं और उनके साथ साथ नौजवान जिस तरह की परिस्थितियों को झेल रहे हैं, उन परिस्थितियों के दायरे में पेपर लीक से शुरू हुआ जंतर मंतर आंदोलन और कॉकरोच से लेकर दिमागी नक्सल तक का सफर जिस तरह से इस देश के मिडिल क्लास के लिए चुभने वाली परिस्थितियों को पैदा करता रहा, वो चुभन की परिस्थितियां अब एनडीए के सहयोगी दलों के भीतर भी पैदा होने लगी, क्योंकि किसानों के मुद्दे को लेकर सरकार पहले से ही असंवेदनशील दिखाई देती है। तभी जाकर इस देश के किसानों को 13 महीने तक दिल्ली के बॉर्डर पर बैठना पड़ा और तब जाकर विवादित कृषि कानूनों को वापस किया गया। लेकिन मजदूरों की बात यदि करें, जो चौथे जातीय समूह का जिक्र प्रधानमंत्री ने किया था, वो मजदूरों की बात करें तो लगातार कई सारे कॉरपोरेट फ्रेंडली कानून जो किसी तरह से मजदूरों के हित में हो नहीं सकते, मनरेगा जैसी चीजों को स्क्रैप करने की परिस्थिति, इन सारी चीजों ने महिला, किसान, नौजवान के बाद मजदूरों के मन में भी वो सारे सवाल पैदा कर दिए जिन सवालों के इर्द गिर्द सत्ता ने अपने चुनावी हिंदुत्वीकरण की बुनियाद रखी थी। लेकिन उस चुनावी हिंदुत्वीकरण का दायरा क्या एनडीए के सहयोगी दलों को भी बांध पाने की स्थिति में नहीं है? जमीन पर हिंदुत्व का सिराजा बिखरता जा रहा है, चुनावी हिंदुत्व का। लेकिन जमीन से इतर अगर लुटियंस दिल्ली की सियासत को देखने की कोशिश करें, तो नरेंद्र मोदी की सरकार को भले ही 56 इंच के सीने वाली सरकार कहा जाए, भले ही इस सरकार को 56 इंच के सीने वाली सरकार के साथ साथ मोदी सरकार कहा जाए, लेकिन हकीकत यही है कि 400 पार का नारा जब 240 पर आके अटका, तो चाहे टीएमसी को तोड़ने की नौबत आई हो, ममता बनर्जी की पार्टी को, या महाराष्ट्र से उद्धव ठाकरे की शिवसेना को तोड़ने की नौबत आई हो, इन तमाम चीजों के बावजूद जनाधार तोड़ने में भारतीय जनता पार्टी को कामयाबी नहीं मिली। जनाधार अब भी चंद्रबाबू नायडू के साथ चलता है। जनाधार, विपक्ष के जनाधार में सेंध लगाने की कोशिशें बड़ा जनाधार न होने के बावजूद भी एक नाथ शिंदे के सहारे ही संभव हो पाता है, और जनाधार नीतीश कुमार के साथ ही चलता है। ये हालात जब बने हुए दिखाई दिए और बनते हुए दिखाई दे रहे हैं, तो उस परिस्थिति में किसके किसके वोट बैंक पर राहुल गांधी ने चोट की है और कौन कौन सा सामाजिक समूह भारतीय जनता पार्टी के चुनावी हिंदुत्व के दायरे से छिटकता जा रहा है, जरा उस पर नजर डालने के पहले अलग अलग राजनीतिक दलों की स्थितियों को भी देख लेते हैं। नीतीश कुमार की पूरी सियासत महिला वोट बैंक के इर्द गिर्द घूमती रही। बिहार की जाति आधारित राजनीति, मंडल की राजनीति के बीच में नीतीश कुमार ने जेंडर के बेसिस पर, लैंगिक आधार पर एक सियासत करने की कोशिश की और उसने उन्हें 20 साल से ज्यादा वक्त तक सत्ता में टिकाए रखा। लेकिन अब उस सियासत के ऊपर जब भारतीय जनता पार्टी के चुनावी हिंदुत्व ने भारी पड़ना छोड़ दिया, सीधे सीधे उस मुद्दे के आश्रय कॉरपोरेट फ्रेंडली सत्ता की सीधी टकराहट महिला वोट बैंक के साथ सामने आने लगी, तब सवाल उठने लाजमी हो जाते हैं कि हाल के दिनों में नीतीश कुमार की जो दूरियां बढ़ने की खबरें आ रही हैं कि भारतीय जनता पार्टी के साथ उनकी दूरियां बढ़ सकती है, और बांकीपुर के बाई इलेक्शन में प्रशांत किशोर की जीत ने उन परिस्थितियों को और गहरा कर दिया है। उसके बाद तो साफ दिखाई देता है कि मुख्यमंत्री की कुर्सी से
छोड़ने पर विवश किए जाने के बाद अब नीतीश कुमार राजनीतिक लाइन अलग तौर पर लेने के लिए बाध्य तो नहीं हो रहे। उनकी सक्रियता भी बढ़ी हुई दिखाई देती है। वो मंत्रियों को दिशा निर्देश देते हुए भी दिखाई देते हैं। शराबबंदी खुलने का सवाल ही बिहार में पैदा नहीं होता। ये बिहार सरकार की चाहत के बावजूद नीतीश कुमार अपने इच्छा और अपनी जिद पर अड़े हुए हैं। लेकिन संबंध विच्छेद 2022 में जब हुआ था, उस वक्त भी बहुत कम लोगों को पता था कि नीतीश कुमार बीजेपी से दूर जा रहे हैं। 2024 में जब नीतीश कुमार भाजपा के साथ वापस आ रहे थे, उस वक्त भी इंडिया गठबंधन के अंदर बहुत कम लोगों को पता था कि नीतीश कुमार पाला बदलने वाले हैं। अब नीतीश कुमार की पार्टी एनडीए से दूर होने की दिशा में अग्रसर हो रही है, ये अब साफ साफ दिखाई देने लगा है। क्योंकि महिला वोट बैंक को लेकर के जो नीतीश कुमार की पार्टी का रुख है, वो भारतीय जनता पार्टी के साथ रहकर सत्ता गंवाने के बाद जनाधार गंवाने की परिस्थितियों को भी पैदा करने के लिए अब तैयार नहीं है। जरा चंद्रबाबू नायडू की स्थिति को भी देखें। 5 साल पर सत्ता रोटेट करने वाला आंध्र प्रदेश, वहां नायडू सत्ता का पुनर्नवीकरण चाहते हैं। 2029 में सत्ता उन्हें फिर से चाहिए। नारा लोकेश के लिए चाहिए। नारा लोकेश को वो जाती हुई सत्ता देना नहीं चाहते। और भारतीय जनता पार्टी को लेकर दक्षिण भारत में डिलिमिटेशन से लेकर भाषाई आधार पर तमाम मुद्दों को लेकर जिस ढंग से दक्षिण भारत में एंटी बीजेपी सेंटीमेंट बनता जा रहा है, उसमें अब नौजवान का मुद्दा, किसान का मुद्दा, मछुआरों के ऊपर लादे गए ट्रंप टैरिफ का मुद्दा और आंध्र प्रदेश की खराब वित्तीय हालात का मुद्दा जब एक साथ क्लब होता हुआ नजर आ रहा हो, तब चंद्रबाबू नायडू के दोस्त और पड़ोस के दोनों कांग्रेसी सीएम डीके शिव कुमार और रेवंत रेड्डी के साथ हाल के दिनों में उन्होंने जिस प्रकार से मंच साझा किया, उससे साफ कयास लगने लगे कि अब परिस्थितियां एनडीए के भीतर के सबसे बड़े अलायंस पार्टनर नीतीश कुमार और नायडू, इन दोनों के लिए साथ रहना दुश्वारियों से भरा काम होता हुआ जो दिखाई दे रहा है, अब संबंध विच्छेद की तरफ ले जाता हुआ भी दिखाई दे रहा है। लेकिन जिस राज्य में आज राहुल गांधी हैं, पुणे में अजीत पवार के होम टर्फ पर, वहां वो छात्रों की गूंज कार्यक्रम को संबोधित कर रहे हैं, महिलाओं के बीच, लड़कियों के बीच, और जिस ढंग से मुद्दों को लेकर वहां आगे बढ़ने की कोशिशें हो रही है, गूंज पुणे की है। लेकिन मत भूलिए कि पुणे एक ऐसा शहर है जहां सिर्फ पुणे के छात्र छात्राएं आपको दिखाई नहीं देंगे। पुणे में स्टूडेंट के मामले में मिनी इंडिया दिखता है। इस देश का शायद ही कोई कस्बा या कोना हो जहां के स्टूडेंट्स पुणे में और बेंगलोर में या नोएडा गुड़गांव में नहीं रहते हो। पुणे के अंदर जो छात्रों की भीड़ है, जिस प्रकार से प्राइवेट कॉलेजों की मेडिकल इंजीनियरिंग से लेकर डेंटल तक, मैनेजमेंट तक भरमार है वहां पर, उस शहर के अंदर राहुल गांधी अगर महिलाओं के साथ और लड़कियों के साथ संवाद करते हुए नजर आ रहे हैं, सत्ता उन्हें क्या दे रही है और किस तरह से सत्ता उन्हें तमाम नागरिक सुविधाओं और नागरिक अधिकारों के साथ साथ उनके मूलभूत सवालों से उनको दूर करने की कोशिश कर रही है, इस एजेंडे के साथ जब राहुल गांधी वहां पर पहुंचे हुए हैं और जिस ढंग का उन्हें वहां पर उत्साहवर्धन देखने को मिल रहा है, उसके बाद पुणे की गूंज पटना और अमरावती तक यदि दिखाई दे रही है, तो मत भूलिए कि महाराष्ट्र के अंदर भी सुनेत्रा पवार से लेकर खासकर एकनाथ शिंदे को तो जरूर दिखाई दे रही है, जिनकी पार्टी में अभी उद्धव ठाकरे की पार्टी से लाकर आधा दर्जन सांसद पार्क किए गए। बंगाल में भी एक कागजी पार्टी में 1.5 दर्जन के करीब सांसद पार्क किए गए हैं। लेकिन सांसदों का पार्किंग स्लॉट जिन पार्टियों को बनाया जा रहा है, उन पार्किंग स्लॉट के भीतर पार्किंग ही छीनने का खतरा यदि पैदा होता दिखाई दे, तो भला कौन सी पार्टी किस अलायंस के साथ कब तक रहना पसंद करेगी, इसका सहज ही अंदाजा लगाया जा सकता है। लेकिन सवाल असली चुनावी राज्य उत्तर प्रदेश का है, पंजाब का है, उत्तराखंड का है। उत्तराखंड बुनियादी सवालों से जूझ रहा है। पर्यावरण वहां सबसे बड़ा मुद्दा बनता दिख रहा है, क्योंकि जिस तरीके से नितिन गडकरी और नरेंद्र मोदी का विकास का मॉडल है, उस विकास मॉडल ने उत्तराखंड को करीब करीब पर्यावरणीय तरीके से तबाह करके रख दिया है। इन्वायरमेंटल डिजास्टर की स्थिति उत्तराखंड में पैदा कर दी है। लेकिन उस विकास के आईने के साथ लाखों करोड़ रुपए की जीडीपी बढ़ाने का जो सपना दिखाया गया, उस जीडीपी के भीतर उत्तराखंड ही नहीं, जब सवाल ये उठने लगे बिहार के अंदर से कि अब आपकी सरकार है बंगाल में, किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए दिल्ली से फैसले लेने में, तो फरक्का बराज को बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश की
बाढ़ की विभीषिका के लिए जो जिम्मेदार ठहराया जाता है, उसे बनाकर रखने का कारण क्या है? किसान भी प्रभावित हो रहे हैं, मजदूर भी प्रभावित हो रहे हैं और पलायन की परिस्थितियां भी बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश से बन रही है, क्योंकि नदियों में गाद भरती जा रही है। नदियों में सिल्ट यानी गाद जब भरती जा रही है तो नदियों का कैचमेंट एरिया छोटा पड़ता जा रहा है। कैचमेंट एरिया जब छोटा पड़ता जा रहा है तो मानसून के सीजन में और बरसात के सीजन में बाढ़ की विभीषिका इस तरह से बढ़ रही है जो उपजाऊ जमीन को भी कहीं ना कहीं रेतीली भूमि में तब्दील करती जा रही है, और यही पलायन का सबसे बड़ा कारण है। तो इन तमाम समस्याओं के लिए जब नीतीश कुमार से लेकर संजय झा तक जेडीयू से सवाल उठाए, लालू यादव ट्वीट करते हुए संसद में फरक्का डैम को खत्म करने को लेकर सवाल उठाते हुए नजर आए, और इन सब के बीच राहुल गांधी अंडमान जाकर पर्यावरण के मुद्दे पर, जनजातियों के मुद्दे पर संदेश देते हुए नजर आए, उस परिस्थिति में जाति जनगणना को लेकर एक झोल झाल वाला मॉडल सामने रखकर नरेंद्र मोदी सरकार हासिल क्या करना चाहती है? सामाजिक विमर्श का दायरा जेएनजी ने बदला जरूर है, लेकिन जेएनजी ने जो दायरा बदला है, याद रखिए वो कमंडलवादी धारा पर ज्यादा भारी पड़ रहा है। मंडलवादी धारा पर भारी पड़ने में उसे अभी वक्त लगना है, लेकिन इस ट्रांजिशन फेज के बीच अगर मंडलवादी धारा भी जेएनजी के आंदोलन के साथ खड़े होकर इस देश की परिस्थितियों में अपने लिए परिस्थितियां ढूंढते हुए नजर आए, तो मोदी सत्ता के लिए दुश्वारियां बढ़नी तय बताई जा रही। अब ये दुश्वारियां किस रूप में बढ़ेगी? दुश्वारियां इस रूप में बढ़ेगी कि आगामी चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश जैसा बड़ा राज्य गंवाना पड़ सकता है। वो राज्य जहां मंडल की राजनीति पीडीए के फॉर्म में सामने आती है और संविधान बचाओ की राजनीति दलित चेतना का संचार इस रूप में करती है कि यूपी को जो साथ राहुल गांधी और अखिलेश यादव का साथ 2017 में पसंद नहीं आया, वो 2024 के लोकसभा चुनाव में इतना भा जाता है कि भारतीय जनता पार्टी को दूसरे नंबर पर खिसकना पड़ता है। उसे यूपी में लोकसभा चुनाव में हार का सामना करना पड़ता है, और वो ट्रेंड घटने की बजाय अब उत्तर प्रदेश में बढ़ता जा रहा है। लेकिन ये उस ट्रेंड की बात मैं कर रहा हूं जो ट्रेंड विशुद्ध रूप से सामाजिक समीकरणों पर आधारित था, सामाजिक न्याय के नारों के बीच संविधान बचाओ के नारे के जुट जाने से वो परिस्थितियां बना रहा था। अब उसमें जेएनजी का मुद्दा भी जुड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। अब उसमें जेन अल्फा भी सड़कों पर उतरकर कहीं डीएम तो कहीं सीएम को बुलाने की मांग कर रहा है, स्कूलों में बुलाने की मांग कर रहा है। तब हालात न तो 5 किलो राशन के सहारे भारतीय जनता पार्टी के अनुकूल बनाए जा सकते हैं, और ना ही खाते में 10,000, 20,000, 50,000 रुपए डाल करके उसे अपने अनुकूल बनाया जा सकता है। हालात बदलने के लिए सरकार के 12 सालों के काम या कारनामे को ऊपर रखने की परिस्थितियां हैं, और उन परिस्थितियों में जनता ये सवाल पूछेगी, खासकर उत्तर प्रदेश में, कि आखिर 69,000 शिक्षक भर्ती के मुद्दे का क्या हुआ। जनता ये सवाल पूछेगी कि बेरोजगारी दर चरम पर क्यों पहुंची, और जनता ये भी सवाल पूछेगी कि अग्निवीर वाले मॉडल का क्या हुआ। तो ओल्ड पेंशन स्कीम को लेकर जो विपक्षी दलों का रवैया है, उसको लेकर सरकार क्या सोचती है। और इन्हीं के बीच से नौजवान का मुद्दा, जेएनजी का मुद्दा अचानक मिडिल क्लास का सपोर्ट जिस प्रकार से हासिल करता है, वो हासिल किया हुआ मिडिल क्लास का सपोर्ट, जेएनजी के साथ खड़ा हुआ इंडियन मिडिल क्लास, खासकर नॉर्थ इंडियन मिडिल क्लास, जो चुनावी हिंदुत्व के रंग में इतना सराबोर था कि उसे किसानों में भी कहीं ना कहीं खालिस्तानी और मवाली जैसे भारतीय जनता पार्टी के द्वारा इस्तेमाल किए गए शब्दों में कुछ हद तक वो अपने लिए अवसर ढूंढ रहा था कि उसे जायज ठहरा सके। वो भी अब जब चुप्पी साध कर जेएनजी के साथ खड़ा हो रहा है, जेन अल्फा के साथ खड़ा हो रहा है, तो राहुल गांधी पुणे से जो बातें कह रहे हैं जेंडर डिस्क्रिमिनेशन की, सामाजिक न्याय की परिस्थितियों में महिलाओं के लिए मोदी सरकार ने 12 सालों में क्या दिया, उसकी बातें जब वो करते हुए नजर आ रहे हैं, तो जो सवाल जंतर मंतर से नौजवानों को लेकर उठे थे, जो सवाल पैलेट गन को लेकर कल संसद मार्ग थाने के अंदर से उठे थे, और जो सवाल सामाजिक न्याय के दायरे को बढ़ाते हुए नीतीश कुमार ने बिहार से शुरू किया था, इन सारे सवालों के बीच जो सामंजस्य की स्थितियां हैं, उन स्थितियों में मोदी सत्ता के लिए अब हालात कैसे हैं? चर्चा है कि गुजरात और राजस्थान में भी मुख्यमंत्री बदले जा सकते हैं, और एक मुख्यमंत्री को राज्यपाल बनाए जाने की भी खबरें आ रही है। उत्तर प्रदेश के राज्यपाल
पिछले कुछ दिनों से छुट्टी पर बताई जाती है। लेकिन राज्यपाल छुट्टी पर हो या ना हो, मुख्यमंत्री बदला जाए या ना बदला जाए, नट बोल्ट के बदल देने से मशीन की कामयाबी की गारंटी की बुनियाद लिख दी जाएगी। ये कॉरपोरेट से लेकर कर लो दुनिया मुट्ठी में वाली ब्रांडिंग के दौर में ना तो संभव हो पाया है और ना ही संभव होने की गुंजाइश दिखती है, क्योंकि जनता कहीं ना कहीं सीधे सीधे कॉरपोरेट से लेकर सियासत तक शिखर पर बैठे हुए व्यक्ति, जिसके पास ड्राइविंग फोर्स है, जिसके पास सत्ता संचालन की शक्ति है, उसे ही हर जगह जिम्मेदार मानने के लिए चली जाए। तो गोदी मीडिया ने कल जिस प्रकार से राहुल गांधी के कार्यक्रम को, राहुल गांधी के धरने को दिखाना शुरू किया, उसके बाद तो साफ हो चला कि अब की परिस्थितियों में न तो अमित शाह की तथाकथित चाणक्य नीति के लिए कोई बहुत बड़ा स्पेस बचता है और ना ही नरेंद्र मोदी के उस करिश्मे के लिए स्पेस बचता है जिस करिश्मे के सहारे एक दौर में अच्छे दिनों की बात कही गई थी और उस अच्छे दिनों के दायरे में 12 सालों के अवलोकन करने की स्थिति को हम देखें तो भारतीय अर्थव्यवस्था का, मैन्युफैक्चरिंग का, सर्विस सेक्टर का भट्टा बैठते हुए और चीन के ऊपर आयात आधारित अर्थव्यवस्था में तब्दील होते हुए भी इस देश के मिडिल क्लास ने देखा है। पेपर लीक से शुरू हुआ यह सफर भारतीय जनता पार्टी और केंद्र की सरकार को कहां लेकर जाएगा, यह आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन फिलहाल सहयोगी दलों के भीतर जो खलबली मची हुई है, एनडीए के सहयोगी दलों के भीतर, उस खलबली के दायरे में राहुल गांधी जैसे आगे बढ़ते जा रहे हैं, थोड़ा इंतजार कीजिए। अगले 20-25 दिनों का घटनाक्रम बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है और थोड़ा और आगे बढ़ करके कहें तो 7 अक्टूबर तक का जो घटनाक्रम है वो कुछ ज्यादा ही दिलचस्प होने वाला है। देखते जाइए, कोई भी बड़ा फैसला हो सकता है। केंद्र के स्तर पर सिर्फ कैबिनेट विस्तार से या मुख्यमंत्री बदलने से परिस्थितियां नहीं बननी है, बल्कि बड़े फैसले की आड़ में कैबिनेट से लेकर वहां तक जो बदलने की, मुख्यमंत्रियों को या राज्यपालों को बदलने की जो परिपाटी है या परंपरा है, जिसे आगे बढ़ाए जाने की चर्चा है, उन चर्चाओं से आगे अगर गुस्सा ज्यादा बढ़ जाए, जैसे 11 से शुरू हुआ गुस्सा 14 तक बहुत ज्यादा बढ़ गया, जैसे 74 से शुरू हुआ छात्रों का गुस्सा 77 तक बहुत ज्यादा बढ़ गया, जैसे 87 से शुरू हुआ गुस्सा कांग्रेस पर 1989 आते आते बहुत ज्यादा बढ़ गया, तो उन गुस्सों को बढ़ने की बजाय क्या लोकसभा के चुनाव भी समय से पहले नरेंद्र मोदी करा लेंगे, 2026 के अंत या 2027 की शुरुआत में करा लेंगे? पक्के तौर पर हम कुछ नहीं कह सकते, लेकिन अगर ये परिस्थितियां बनती हुई दिखाई दे तो जो काम नरेंद्र मोदी ने 25 साल सत्ता में पूरे करने जा रहे हैं, नरेंद्र मोदी ने सत्ता में अपने पहले साल के दरमियान किया था, समय से पहले गुजरात की विधानसभा को भंग कर उस वक्त के मुख्य चुनाव आयुक्त को जेम्स माइकल लिंगदोह बताकर उनके साथ सीधी जुबानी टकराहट की स्थिति बनाई थी। अब सत्ता में आने के बाद जब सिस्टम का गोदीकरण हो चुका है, वो टकराहट की स्थितियां भी नहीं है, तो अपने सत्ता वाले जीवन के 25वें साल में भी पहले साल वाला करिश्मा या कारनामा दोहराने की कोशिश करते हुए नरेंद्र मोदी नजर आ जाए तो आश्चर्य कम से कम मुझे तो नहीं होगा। देखते जाइए, हस्तिनापुर में बहुत कुछ घटना है। दिल्ली की परिस्थितियों को राहुल गांधी और इस देश के जेएनजी ने मिलकर वहां खड़ा कर दिया है और जेन अल्फा ने इसको एक अलग तरह की धार दे दी है। उस धार में सिर्फ भाजपा ही नहीं, एनडीए के भी निपटने का खतरा बढ़ता जा रहा है। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।